औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज इस वीडियो में उन चंद गलतियों का ज़िक्र करेंगे जो हमारे यहाँ पाई जाती हैं और उनको हम आसानी से बग़ैर किसी पैसे या कोशिश के वो ठीक कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ कोविड और किसी भी और मर्ज़ से ज़्यादा डेथ होती है, अमवात होती हैं, वो एक्सीडेंट की वजह से होती है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन और उनको फॉलो नहीं किया जाता। रोड के जो रूल्स हैं, उनकी लाइन एंड लेन का कंट्रोल ख्याल है वो नहीं रखा जाता। तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बड़ी बात रोड पे ये है कि आप अपनी हिफाजत दूसरों से करें। कोई भी आके आपको हिट कर जाएगा, लेकिन अगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। तो बेहतर है जब भी आप बाइक पे बैठें तो हेलमेट पहनें। हेलमेट ख़रीदना बड़ी बात नहीं है, हेलमेट को पहनना बड़ी बात है और हेलमेट को प्रॉपर पहनना। हेलमेट क्योंकि अक्सर होता है कि जैसे ही बाइक को हिट हुआ, वो गाड़ी थी या बाइक खुद गिरा या स्लिप हुआ, ज़्यादातर जो अफराद आते हैं वो बाइक से स्लिप होने की वजह से या गलत साइड पे चलने की वजह से, सिग्नल तोड़ने की वजह से वो हिट होते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं रहता, तो उसकी वजह से हेड इंजरी होती है। और हेड इंजरी एक दफ़ा हो तो फिर आपकी खोपड़ी जब एक दफ़ा खुल जाए तो फिर ताहयात आपको उसके मसाइल होते हैं। अक्सर इतनी चोट लगती है कि नाक से ये हड्डी टूट जाती है और नाक से दिमाग का पानी आता है, जो सालों साल आपको तंग करता है और उसके साथ वो नई जैसी चीज़ नहीं होती। आप सारी इन्वेस्टमेंट या अपनी दौलत आप लगाते हैं बनाओ संगार पे, लेकिन अगर आपके मुंह पे एक बड़ा सा कट लग जाए या आपका नाक कट जाए या और कोई मसला हो या आपका दिमाग, आपकी याददाश्त, आपके काम, आपकी माजूरी, कोई हाथ नहीं काम कर रहा, कोई बाजू नहीं काम कर रहा, ये चीज़ें अगर हों तो क्या ख्याल है आपका काबिल बर्दाश्त होगी? कतई नहीं। उसको बचाने के लिए अल्लाह की ज़ात है और उसके बाद ज़मीन पे हेलमेट है कि जो आपकी ये सर की हिफाजत कर सकते हैं। और हेलमेट को प्रॉपर टाइट पहनें कि जब वो आप गिरें तो वो आपके साथ हो, ना कि जब आप गिरते हैं वो खाली यहाँ से बांधा हुआ नहीं होता और ना बांधने की वजह से वो हेलमेट ऊपर से उतरता है और रोड पे गिरा हुआ होता है और जिस मकसद के लिए पहना था उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ। लोगों से अक्सर पूछा गया कि क्यों नहीं पहनते, तो वो कहते हैं बाल ख़राब होते हैं। लेकिन यहाँ जब आप ये चोट लग जाती है तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें कि हेलमेट पहने। अक्सर लोगों ने क्या किया होगा, आगे रॉड पे लटकाया हुआ होगा, पीछे लाइट पे लटकाया हुआ होगा। एक मरीज़ आया उस दिन तो रोना शुरू हुआ। ज़ाहिर है उस वक्त वालिदैन भी वो सब परेशान होते हैं। तो मैंने कहा कि बुज़ुर्गों, बच्चे को हेलमेट नहीं दिया था, मोटरसाइकिल, अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, तो इसको मोटरसाइकिल क्यों दिया है? अगर दिया ही था तो हेलमेट भी देते। कहते हेलमेट है, वो घर पे है। तो मैंने कहा हेलमेट बच गया है? कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह हेलमेट तो ठीक है। तो मैंने कहा चलें, बंदा तो आने जाने वाली चीज़ है, हेलमेट सलामत है, ये बड़ी बात है। तो बात यह है कि जिस मकसद के लिए लिया है उसको करो। वो हेलमेट अगर लिया है तो उसको पहने। वो नहीं पहनते तो जब एक दफ़ा आप अच्छा चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चोट नहीं लग सकती, कोई और आपको हिट कर सकता है, ऊपर से कोई चीज़ गिर सकती है या कोई गाड़ी और एक्सीडेंट हुआ, आप उसमें आ गए। तो जब भी आप रोड पे निकलें, आप अगर बाइक पे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी स्पीड में रहें और हेलमेट पहनें। पीछे वाली सवारी के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बच्चे। और एक चीज़ जो इंतहाई शर्मनाक है हमारे माशरे के अंदर कि एक बाइक जो है वो 2 अफराद के लिए बना है या एक फ़र्द के लिए बना है, लेकिन इसके ऊपर 8 से 9 लोग भी सवार होते हैं, बच्चे तक सवार होते हैं। 2 बच्चे आगे बैठे हुए हैं, 2 दरमियान में हैं, एक खड़ा किया हुआ है। और इस तरह की सूरत हाल के अंदर आप क्या ख्याल है, अगर एक भी छोटी सी गलती आपसे हो जाती है, इंसान है, किसी सूरत में भी गलती तो हो सकती है, लेकिन अगर आप कोई और भी करता है या कोई बच्चा गिरता है, क्या किसी की मौत आपको बर्दाश्त हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर ये कम अकली, ये बेवकूफ़ी किस मद पे की जाती है? ये क्या सोच की, क्या आइडियालॉजी होती है जिसके लिए आप कर सकते हैं? जब आपको पार्क जाना है, आपको वहाँ महंगी चीज़ें, चिप्स वगैरह ख़रीदनी है, तो बेहतर है रिक्शा कर लें, टैक्सी कर लें। आप बच्चों की ज़िंदगी पे और अपनी फैमिली को पूरा रिस्क पे, पूरी फैमिली आती है। यकीन कीजिए, पूरा कोई बाप की टांग टूट गई है, माँ के सर को चोट लगी है, ऑपरेशन हो रहा है, बच्चे जो हैं उनके पेट में हैं, एक का बाजू टूटा हुआ है, ये सूरत हाल होती है। और ये कभी कभार की नहीं है, ये हर शहर के अंदर रोज़ाना की सूरत हाल है। तो आप कोशिश करें कि इन आदात से बचें। तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, अपनी माएँ बहनें हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि जब भी आप बाइक पे बैठें तो कोशिश करें कि वैसे आप स्कार्फ़ या बुर्का लेती हैं तो अबाया आप पहनें, लेकिन उसको समेट के बैठें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि गर्दन में दुपट्टा वो पीछे टायर में आता है, लटक रहा होता है, वो गिरने से ये एक दफ़ा रगड़ लगती है या ये मोरे हिल जाएँ
तो या तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप गर्दन से नीचे माजूर हो जाते हैं, या आपको पूरी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई गर्दन में वो मसला रहता है। तो आप सिंपल सा है कि जब आप हबाया करते हैं, हिजाब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको समेट के संभाल के बैठे और कोशिश करें कि वैसे तो तरीका हमारे माशरे में ज़रा पसंदीदा नहीं है कि हमारे यहाँ ख़वातीन दोनों टांगें एक ही तरफ करके बैठती हैं। ये एक गलत चीज़ है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, दूसरा मोरे जिनके मोरों के मरीज़ हैं या जो इस तरह की चोट लग जाए या इस पोजीशन में बैठने से कमर दर्द रहता है। तो आप अगर इस दर्द से बचना चाहते हैं तो बेहतर है कि दोनों टांगें साइडों पे हों, यानी एक एक तरफ एक दूसरी तरफ, जैसे मर्द या चलाने वाला बैठा हुआ वैसे आप ही उसके पीछे बैठे और अपना बैलेंस मेंटेन रखें। वो अफराद जो पर्स वगैरह अपनी नीचे पैंट में रखते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं और उनका बैलेंस नहीं होता, उनको मोरों का मसला या दर्द ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि अगर आपके पास वॉलेट है या कोई चीज़ है तो उसको आप नीचे पैंट के पॉकेट में, बैक पॉकेट पे आप ना डालें, और उसके साथ अगर ऑफ़िस में भी हैं तो उसके ऊपर ना बैठें, क्योंकि जब स्पाइन की स्टेबिलिटी नहीं होती, एक साइड वो पर्स की वजह से ऊपर होगी और एक नीचे होगी, तो आपके स्पाइन पे लोड आएगा तो आपको कमर दर्द रहेगा, जो कि हमारे जवानों में बहुत कॉमन है। वो अफराद जो गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए ज़रूरी हिदायत ये है कि अगर उनको ज़्यादा देर तक पेशाब ना रोकें, क्योंकि अगर मसाने में ज़्यादा पेशाब रहता है और आपने बेल्ट बांधा हुआ है तो वो बेल्ट आपको दबाता रहेगा, और अगर कोई एक्सीडेंट या एकदम से प्रेशर आता है तो इवन जो मसाना है उसके फटने का डर होता है। तो आप जहाँ पे भी पेशाब आए आप उसको वहीं पे रुक के थोड़ा स्टे करें और रुक जाएं, और अपने ऊपर जुल्म ना करें कि आपको नींद आ रही है और आप चला रहे हैं। आप ये सोचें कि आपके हाथों में कितने अफराद की ज़िंदगी है जो आपके साथ गाड़ी में सवार हैं, और अगर नहीं भी हैं, आप अगर अकेले भी हैं तो आपके कांधों पे कितने लोगों का है कि आप किसी का बेटा होंगे, किसी का भाई होंगे, किसी का बाप होंगे। तो उन सारों की ज़िंदगी क्या ख्याल है, एकदम से क्या आपकी मौत उनके लिए काबिल कबूल होगी और ख़ुद आपके लिए होगी। अल्लाह ने आपको अगर इतनी तौफीक दी है कि आप एक सवारी में सवार हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आपने कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव तो किया है। तो अगर इतनी अचीवमेंट के बाद आप क्या ये मौत मरना चाहते हैं क्या, और या मौत नहीं भी मरते तो आपकी कोई हड्डियाँ 2-4 टूट जाएँ तो क्या रहेंगी। आप अगर मोटरसाइकिल से गिरते हैं तो आपका एक घुटना अगर टूटता है, आपने अगर अपनी प्रोटेक्शन नहीं की हुई, तो एक घुटना चेंज करवाने में 4 लाख का खर्चा है। आपका एक नी जॉइंट जो आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो 4 लाख तक का खर्चा है। आप दोनों घुटने करवाते हैं तो 8 लाख का है। आपके बाकी जो जोड़ों का हिसाब लगा लें तो 1 करोड़ों का चलता फिरता इंसान है, लेकिन नाशुक्री की वजह से हमें कदर नहीं होती कि अल्लाह ने हमें ये चीज़ें दी हैं, और हम लोग समझते हैं कि बस हमारा कुछ लग नहीं रहा तो बस वो परवाह नहीं होती, और हम अपनी जवानी वो मोटरसाइकिल की स्पीड और सिग्नल तोड़ने में अपनी बहादुरी दिखाते हैं कि देखो सारे खड़े थे मैं निकल गया। तो ये कोई बहादुरी नहीं है। एक चीज़ और जिसका ज़िक्र करना इंतहाई ज़रूरी है कि बुज़ुर्ग अफराद और ख़वातीन, इनका गाड़ी में कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल और डिले होता है। बुज़ुर्गों के रिफ्लेक्सेस, हाथ कांपना या पाँव कांपना या उतने आसाब स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने एक जवान के होते हैं। तो अगर आपके साथ या बैक पे कोई बुज़ुर्ग गाड़ी चला रहा है तो कोशिश करें कि उसके साथ उसको कोऑपरेट करें, उसको रास्ता दें, उसके लिए उसका इम्तिहान ना लें कि वो आप एकदम से ब्रेक मारें, उससे एकदम से ब्रेक नहीं लगाई जाएगी और वो आके पीछे आपको हिट कर जाएगा। इसी तरह ख़वातीन भी हैं तो उनका जो चीज़ें हैं बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइज़ करने में वो डिफ़िकल्ट होती हैं, तो आपने अपना बचाव खुद करना होता है कि कहीं पे भी कुछ होता है तो आप अगर रोड पे निकले हैं तो सारों के साथ आप यूँ समझ लें कि एक आप ही हैं जिनको ड्राइविंग आती है और किसी को नहीं आती, और रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा जिस फ़र्द का हक़ है वो है पैदल, उसके बाद साइकिल वाला, उसके बाद रेडी वाला, उसके बाद मोटरसाइकिल वाला, उसके बाद कार वाला। तो अपने हक़ के हिसाब से दें, और जो दाएं तरफ से आ रहा है उसका हक़ ज़्यादा है, उसको पहले रास्ता दें फिर निकलें। या जो चौक में आ गया या सर्कल पे आ गया वो उसको आप पहले जगह दें और फिर आप अपना मूव करें। जल्दबाजी में आपकी जान लेवा साबित होती है, और अगर जान बच जाए तो फिर आप कभी गवर्नमेंट्स की शॉप के बाद जाएं तो जो डम्मी खड़ी होती है ना, उनके ऊपर कपड़े पहनाए होते हैं, बस आप वो होते हैं कि आप उसको हम मेडिकल में कहते हैं डिफ्यूज़ एक्सटर्नल इंजरी। ना आपको सोच समझ होती है, ना आप बोल सकते हैं, ना आप देखते हैं लेकिन आपको कोई समझ नहीं होती, सुनते हैं कोई समझ नहीं होती, और आप एक ख़ानदान के लिए एक बोझ होते हैं। तो ये सूरत हाल होती है। एक डम्मी एक प्लास्टिक के जिस तरह एक इंसान होता है वैसे ही होता है, क्योंकि आप ना तो चल सकते हैं, ना आप अपना खा सकते हैं, ना आपका पेशाब कंट्रोल में है, ना आप अपना पेशाब साफ़ कर सकते हैं।
तो इस हैंडीकैप और इस तरह की वेजिटेटिव स्टेट से बचने के लिए एक ही है कि आप एहतियात करें जब तक अल्लाह ने आपको समझ बूझ दी है। और एहतियाती ज़िंदगी मौत सब कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में, यकीनन अल्लाह के हाथ में, लेकिन रोड क्रॉस करते हुए दाएं बाएं देखते हैं। क्यों? क्योंकि एहतियात और अल्लाह ने एक शऊर, एक दिमाग दिया कि इसका ख्याल रखें। तो कोशिश करें कि आप इनको भी करें। वो अफराद और यहाँ पे ज़िक्र करता चलूँ चंद अफराद जिनको ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। वो अफराद जिनको शुगर का मसला है और शुगर कंट्रोल नहीं है, उनके हाथ पांव सुन्न होते हैं, उनको पता नहीं चलेगा, उनकी ब्रेक और उनकी स्पीड का वो पांव सुन्न हो जाएंगे और वो या तो ज़्यादा दे देंगे या कम दे देंगे और फील नहीं होता। तो कोशिश करें कि वो अवॉइड करें। वो अफराद जिनको सफ़ेद मोतियाँ उनको नज़र में प्रॉपर दिखाई नहीं देख रहा होता, अगर कोई बच्चा आ जाता है या कोई बारीक चीज़ आती है या दूर से कोई सिग्नल आ रहा है या आपको कोई इशारा आ रहा है तो आपको वो नज़र नहीं आएगा। तीसरी चीज़, वो लोग जिनको निस्टैग्मस होता है, ये तस्वीर में भी देख सकते हैं, आँख हरकत करती रहती है या दो नज़र आते हैं, उन अफराद को भी गाड़ी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। लोग 2 नंबरी से कहीं ना कहीं सिफारिशें करके और मुख्तलिफ़ तरीके आजमा कर वो लाइसेंस तो ले लेते हैं। वो गाड़ी अक्सर तो हमारे यहाँ लाइसेंस होता ही नहीं है। वो उस्ताद जी की गाड़ी चलाते चलाते ट्राई करते करते आप सीखते हैं और फिर आप रोड पे आ जाते हैं, ये चीज़ें पता नहीं होती। तो जब आप ये इस तरह लाइसेंस होगा ही नहीं, आपको एजुकेशन ही नहीं होगी, गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता नहीं है कि चलानी कैसे है, चलानी भी है या नहीं चलानी होगा, तो छोड़े ना जी, कुछ नहीं होता, बस अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है लेकिन गाड़ी के आप मालिक हैं, गाड़ी को आपने ड्राइव करना है। अल्लाह ने तो आपको मदद देनी है और उसने दुआ यही रखी हुई है, सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना। तो ये चीज़ें आपने ख़ुद अल्लाह ने आपके हाथ में दी हैं, तो अब इनको कंट्रोल करें, इनको संभालें। तीसरे, वो अफराद जिनको आँख एक ख़राब है या एक बंद है, तो ये आँखें दोनों चाहिए होती हैं कि जब आप दर्क कर सकें कि क्या ये उंगली पीछे है या आगे है, क्योंकि ये 2D पिक्चर दिखाती है। एक आँख 2D पिक्चर दिखाती है, जैसे आपको अभी नहीं पता कि ये मेरी उंगली, दोनों उंगलियों के दरमियान कितना फ़र्क है, क्योंकि आप 2D पिक्चर देख रहे हैं, 3D पिक्चर नहीं देख रहे। इसी तरह इन अफराद को भी नहीं पता चलेगा कि गाड़ी कितने दूर से आ रही है, आगे है, पीछे है, जो एक आँख से गाड़ी चला रहे होते हैं या जिनकी एक आँख काम कर रही होती है। तो अगर एक ड्राइवर है जिसकी एक आँख नहीं है, तो उससे गुजारिश करें कि मेहरबानी करके आप और दुनिया में बहुत काम है वो करें। गाड़ी चलाने का अल्लाह ने जब एक चीज़ ली है तो फिर गाड़ी से भी थोड़ी सी परहेज़ करें, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकती है, ना सिर्फ आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए और दूसरे के लिए भी। तो उम्मीद है कि ये चंद गुजारिशात थी, अगर किसी को समझ आए या कुछ अगर किसी जवान की जान बच सके तो मैं समझता हूँ कि हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन जिसकी डेफिशिएंसी से बहुत से मसाइल होते हैं और वो सिंपल और सस्ता होता है, लेकिन हमारी छोटी सी कोताही की वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो विटामिन है विटामिन B9। विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड भी कहते हैं। फोलिक एसिड आम तौर पर सब्जियों में पाया जाता है और ख़ास तौर पर उन सब्जियों के अंदर पाया जाता है जिनकी रंगत मुख्तलिफ होती है, जैसे कोई पर्पल कलर की, कोई ब्लैक कलर की, जैसे बैंगन है, जैसे बंद गोभी है, और डिफरेंट कलर, जामन कलर की। तो इस तरह डिफरेंट कलर की जो सब्जियां होती हैं पीले और सब्ज़ से हट के, तो इनके अंदर मौजूद होता यह है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं और 15 सेंटीग्रेड से ज़्यादा इसको गर्म करते हैं तो ये जल जाता है और ये ख़त्म हो जाता है, तो इसकी नेचर चेंज हो जाती है। यही वजह है कि जब हम सब्जियों को तड़के लगा के खाते हैं तो वो उसकी वजह से उसकी ग़िज़ाइयत में कोई विटामिन फोलिक एसिड की कमी होती है। और ये फोलिक एसिड हमारे बहुत से फंक्शंस बॉडी के ऐसे हैं कि जिनके लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर पर हमारे खून के जो ज़र्रात हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनको बनाने के लिए ज़रूरी है। हमारे दिमाग की जो नर्व्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। हमारे जितने ग्रोथ और जितने सेल्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। हमारा हर सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA है, वो DNA को बनाने में फोलिक एसिड का किरदार होता है और यही कैंसर में को उससे बचाता है।
यही वजह है कि जिनको डेफिशिएंसी होती है उनमें ऑक्सीडेंट्स बनते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। लेकिन अगर नहीं होता, इसकी डेफिशिएंसी होती है, तो फिर कैंसर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। होता यह है कि हमारे यहाँ हर वो जवान जो बाप बनने की उम्र में है या जो फीमेल है माँ बनने की उम्र में, जब तक वो 14 साल से 15 साल से लेकर 40 साल 50 साल तक वो माँ बनने की उम्र में होती है, तो रिकमेंडेड ये है कि वो फोलिक एसिड का इस्तेमाल करती रहे, वो इस्तेमाल ज़रूर करे। इसकी एक गोली अगर इस्तेमाल करें तो वो सफिशेंट होती है। या फिर यह है कि आप ताज़ा सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल करें जिसमें फोलिक एसिड ज़्यादा होता है। वो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि वो अशिया जिनके अंदर फोलिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है। इसमें जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उनमें ये हैं: जिस्म का थका थका रहना, बालों का ग्रे कलर का हो जाना यानी सफ़ेद होना शुरू हो जाना, मुंह में ज़ख्मों का बन जाना, ज़ुबान में सोजिश का होना, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, उसके अलावा भूख का कम हो जाना और किसी चीज़ में दिल ना लगना, दिल उदास परेशान रहना, किसी भी काम करने में या पढ़ाई में तवज्जो या दिल का ना लगना, वज़न का ना बढ़ना और उसके अलावा जिस्म में पट्टों में दर्द का होना, आंखों में सोजिश का होना, बालों का गिरना और बालों के अच्छा खासा एलोपेशिया जिसे कहते हैं, वो बाल चार नुमा वो बन जाना, चक्कर का आना, बेहोशी सी होना, सांस फूलना, चिड़चिड़ापन आना, आए दिन लूज मोशन, कब्ज़ उसका रहना। हाजमे के लिए जो हमारे नए सेल्स रोज़ बनते हैं, हमारी इंटेस्टाइन जो 21 फुट की है उसके अंदर जो नए सेल्स गिरते हैं और फिर नए सेल्स बनते हैं और पुराने शेड ऑफ होते हैं, उनको बनाने के लिए फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। दिमाग को ज़रूरत होती है, नर्व्स को ज़रूरत होती है, उसके अलावा जिगर को, दिल को। आमतौर पर जितने भी हमारे जिस्म में तेज़ी के साथ डिवाइड होने वाले सेल्स हैं और नए बनने वाले हैं, जिनके अंदर जिल्द के हैं, इसी वजह से जिल्द के ऊपर सोजिश का होना, बाल हैं, बालों का बेरुखा होना, दो मुँह हो जाना, गिरना शुरू हो जाना, ग्रे कलर का होना, नाखून है, नाखून का ख़राब होना, ड्राइनेस होना, स्केली बनना। और एक बड़ी बात, ना सिर्फ ये, एक बहुत बड़ा ज़रूरी सेल जो हमारे अंदर ग्रो करता है, जो हमारी ख़वातीन जब प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं तो उनके अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा होता है या बन रहा होता है, जो बच्चे की नशोनुमा हो रही होती है, उसमें फोलिक एसिड का एक अहम किरदार होता है। कोई भी मेडिसन आप पहला जो 3 माह है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं, उसमें कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर दर्द भी है तो सिर्फ पैनाडोल, पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाहिद दवाई है जिसका इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है और ये उसी वक्त की जाती है। होता यह है कि पहले 3 महीने के अंदर जब बच्चा बन रहा होता है, बच्चे का दिमाग बन रहा होता है, बच्चे के बाकी अज़ा बन रहे होते हैं, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो इंसानी बच्चा है वो 3 महीने के अंदर अपनी पूरी स्ट्रक्चर, अपना पूरा एक छोटा सा एक इंसान बन जाता है। उसके बाद जितने अगले 6 माह होते हैं उसमें सिर्फ वज़न बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है, लेकिन 3 माह के अंदर उसका दिमाग क्या होगा, आँख क्या होगी, मुंह कैसा होगा, दिल कैसा होगा, दिमाग कैसा होगा, वो हर चीज़ वो बन चुकी होती है। तो अगर ये इसकी कमी हो तो हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी हुई, शादी के बाद प्रेगनेंसी हुई, तो जब 1 महीना गुजर जाता है उसके बाद टेस्ट किया तो डबल लाइन आ गई तो खुश हो गए, लेकिन उस दौरान फोलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं किया। होना ये चाहिए कि जब भी शादी हो या शादी से पहले फोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दें, ताकि उसका फ़ायदा ये हो कि फोलिक एसिड की कमी ना हो, क्योंकि उस दौरान तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और फोलिक एसिड की अगर कमी रही तो फिर एक बहुत बड़ी तादाद, ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाकों के अफराद हैं, कश्मीर वाली साइड से हैं, बदकिस्मती से पख्तून जो हमारे हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं और दिमाग में पानी का बढ़ना, डबल एक और दिमाग का या सर का बन जाना, कमर में फोड़े का बनना जिसे मेनिंगोसील कहते हैं, माइलोमेनिंगोसील कहते हैं, उसके अलावा सर का बड़ा होना, हाइड्रोसेफलस, जो ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो ये मसाइल होने शुरू हो जाते हैं और इसका सिंपल हल क्या है? बहुत ही सिंपल आसान है कि ये टैबलेट इतनी महंगी भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में अपनी कंपनी जो इसको बनाती है, वो टोटल इसमें 100 टैबलेट्स होती हैं, 100 गोलियों की ये एक होती है फोलिक एसिड, जो कि सिर्फ 50 से 60 रुपए की आती है और इसके अंदर 100 गोली होती है और वो अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इन मसाइल से बच सकते हैं। वरना ये है कि जब बच्चा एक दफ़ा पैदा हो जाएगा, अव्वल तो हो सकता है कि बहुत से बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनकी गर्दन नहीं होती, सर धड़ के साथ, सर जो है वो छाती के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, तो उनकी सर्वाइवल होती नहीं, पैदाइश के फ़ौरन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। या वो उनका दिमाग ऐसा होता है कि वो नॉर्मल डिलीवर ही नहीं हो पाते, ऑपरेशन करना पड़ता है और फिर उसके बाद उनका 50,000 60,000 उसका ऑपरेशन, फिर वो शंट डलना,
वो डिफरेंट मसाइल होते हैं। लेकिन उसके मुतबादल एक इलाज सिर्फ 50 से 60 रुपए की ये टैबलेट्स होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर आप चाहें तो सब्जियाँ, सलाद, फ्रूट उसका इस्तेमाल करते हैं और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होने देते। और आपके लिए ख़ुद भी ज़रूरी है कि अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपके बाल ग्रे नहीं होंगे, आपकी ज़ुबान पे सोजिश नहीं होगी, आपकी रंगत पेल नहीं होगी, आपके बाल गिरेंगे नहीं, आपका वज़न सही रहेगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी होगी। ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा मंद होती हैं। लेकिन जब इसकी कमी होती है तो फिर ये मसाइल और बदकिस्मती से वालिदैन बच्चों को देखते हैं और हमारे लिए भी उतना ही तकलीफ़ देह होता है जितना वालिदैन के लिए होता है कि ये बच्चा जो सिर्फ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और उसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से हम इन मसाइल से दो चार होते हैं। तो उसमें सिंपल है कि जब भी किसी की शादी होने लग करें उससे 1 माह 2 माह पहले ज़रूर इस दवाई का इस्तेमाल शुरू कर दें। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से एक दफ़ा ज़रूर मिल लें कि मेरी शादी होने वाली है, और शादी के बाद हमारा डेफिनेटली प्लान तो प्रेगनेंसी का होता है। तो वो अगर है तो वो हम ये दवाई, और ना भी हो तब भी आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश यही है कि अगर ये पैगाम पहुंच सके और फैल सके, और कोई अगर किसी को कहीं पे ये गोली खाने के बाद या इन विटामिन फोलिक एसिड को लेने के बाद फ़ायदा हो तो हमारी पूरी मेहनतों का और हमारी इन काविशों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि एक मसला जो अक्सर हमारे ख़वातीन और बुज़ुर्गों में पाया जाता है या जवानों में भी, जब भी कभी चोट लगती है तो अगर कंधे में कभी चोट लगे या सोजिश हो तो आहिस्ता आहिस्ता कंधा जो है वो रुकना शुरू हो जाता है और अपनी वापस जितनी कि ये मूवमेंट ऊपर तक कर सकता है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इसको हम मेडिकल में फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं, यानी जमा हुआ कंधा। ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सोजिश होती है और इंसान दर्द की वजह से इसको हरकत देना कम कर देता है तो फिर ये भी अपनी इसकी लिमिट जो है वो कम हो जाती है। बहुत से आम तौर पर एक सेहतमंद इंसान आराम से अपने हाथ को अपने सर के नीचे या कंघी कर सकता है, लेकिन बहुत सी ख़ास तौर पे ये मसला ख़वातीन में पाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनका दर्द की वजह से वो बाजू को हिला नहीं पाती और फिर ये वाली मूवमेंट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो जब भी करते हैं तो यूँ पूरा झुकना पड़ता है या वो सर को नीचे ला के तो वो कर रहे होते हैं। इसके लिए आम तौर पर पेन किलर्स दिए जाते हैं, और वो पेन किलर्स का मसला ये है कि ये दर्द तकरीबन 1 से 2 साल रहता है। ख़ास तौर पे पहले 6 माह में तो काफ़ी ज़्यादा होता है। 2 से 3 दफ़ा गोली लेने के अपने अखराजात हैं। इसके अलावा वो दवाएँ जो दर्द को कम करती हैं वो मैदे के अंदर ज़ख़म करने और अल्सर का बायस बनती हैं, और ये मरीज़ अक्सर तो एक तो मूवमेंट भी कम हो जाती है, दर्द भी को खातर खा इतना फ़ायदा नहीं होता, और तीसरा ये है कि मैदे के ज़ख़म और मैदे के मसाइल के साथ बार बार अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस बात की होती है वो ये है कि जब भी कभी चोट लगे या दर्द हो या वक्त के साथ साथ, क्योंकि पट्ठों में सोजिश वगैरह होना या जोड़ों में सोजिश रहती है, तो इसकी मूवमेंट को आहिस्ता आहिस्ता करें। इसकी वर्जिशें होती हैं जो दीवार के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर लेके जाती हैं, या जैसे रुकू में झुक के इसको नीचे झुका के आराम से इसको फ्री फॉल करवाया जाता है, या हमारे जो वर्जिशों से इलाज करने वाले फ़िज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं उनसे रब्ता करके वो वर्जिशें सीख लें ताकि ये है कि इसको ठीक हो सकें। क्योंकि मसला ये होता है कि पूरा जब ये फ्रोज़न शोल्डर होता है तो जिस साइड का हो, दाएं हो या बाएं हो, तो उस करवट पे मरीज़ नहीं लेट पाता, और जब वो पूरी रात तंग होता रहता है और लेट नहीं पाता तो फिर सुबह तक कमर का दर्द और दूसरे मसाइल का उसको सामना रहता है। और इसके अंदर इलाज किया जाता है वो है कि शोल्डर जॉइंट के अंदर एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जो कि इस सोजिश को ना सिर्फ कम करता है बल्कि मूवमेंट को भी, जिससे तकरीबन 30 सेकंड से लेकर 2 से 3 मिनट के अंदर काफ़ी हद तक दर्द भी ख़त्म हो जाता है, और अगर इंसान वर्जिशें करता रहे तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब भी हमारे दरमियान कोई ऐसे अफराद जो बुज़ुर्ग वगैरह हैं और वो बीपी के, शुगर के मरीज़ हैं और उनको ये मसाइल हों, तो इतने ज़्यादा जो लोग अपने एक ख़ुद घर बैठे बैठे दर्द की वजह से माजूरी का सामना करते हैं और अपने काम काज में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते, तो ज़रूरत इस बात की है कि वो इतनी महंगी अद्वियात ख़रीदने और फिर उन अद्वियात से मैदे के ज़ख़म के मसाइल में मुब्तला होने से बेहतर है कि वो अपना चेकअप करवा कर वो अगर पॉसिबल हो तो वो इंजेक्शन लगवाएं, और ख़ास तौर पर इंजेक्शन से भी ज़्यादा वो अगर वर्जिशें करते हैं तो ये मसला ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है।
और इसी वर्जिशों के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता ये मरीज़ अपनी जगह वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर ये वर्जिशें ना हो तो ये मसला पूरी ज़िंदगी के लिए यूं ही जैम हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बुज़ुर्ग जो इस मसले के में मुब्तला होगा, अगर उस तक बात पहुंच जाए तो उसके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो के अंदर हम बड़े ही एक दिलचस्प और एक आम सवाल जो हमारे माशरे में पाया जाता है और बहुत से लोग इस पे अमल भी करते हैं, ये कैसे फैला है, ये कहाँ से इमर्ज हुआ है, ये आइडिया कहाँ से आया था, ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन ये है कि ये पूरे मुल्क में हर सूबे में और हर शहर में कहीं ना कहीं इस आइडिया के साथ लोग होते हैं। वो आइडिया क्या है कि जब भी किसी मिर्गी वाले मरीज़ को झटके लगते हैं तो कहा जाता है कि जी पुराना जूता लाएं और उसको सुंघाएं और उससे वो मरीज़ ठीक हो जाता है, वो झटके रुक जाते हैं। अब इसमें असर तो होता है, वो जूता जब आता है तो झटके रुक जाते हैं, और जब सुंघाया जाता है, पुरानी जुराबें या पुराना जूता सुंघाया जाता है तो मरीज़ के झटके रुक जाते हैं। तो इसका अगर आप साइंटिफिक ग्राउंड पे बात करें, दिमाग के अंदर जो हमारे नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स या जो उसके अंदर सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो फिर ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, तो उसमें जब कभी भी कोई इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एबनॉर्मल, तो वो झटके लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस अमल में तकरीबन 3 से 5 मिनट लगते हैं। ये जब झटके लगते हैं, अब ख़ास तौर पे बहुत से लोग कपकपी हो रही होते हैं तो उसको भी लोग झटके कह रहे होते हैं। वो एक्चुअल में झटके नहीं होते। झटके ये होते हैं कि जिस्म एकदम से यूं यूं हरकत करना शुरू कर देता है, पूरा जिस्म, आंखें ऊपर हो जाती है, मुंह से झाग निकलती है और बाज़ का पेशाब भी कपड़ों में ही निकल जाता है। तो ये जब चीज़ें हो रही थी और उसके बाद पहले ज़ोर ज़ोर से जिस्म हरकत में आता है, फिर एकदम से यूं टाइट होके और फिर रिलैक्स होके वो गिर जाता है और पेशेंट। What's he doing? It looks like he's having a seizure. What's happening? He's having a seizure. We need to find. Oh! I heard that you need to put something in his mouth. No, we don't need to put yes, anything in he'll his mouth. swallow his tongue. It's impossible to swallow his tongue. He'll be fine. Just This is put that down. Oh, we should hold him now. No, let Yes, him. no, but it'll stop it. No, it won't stop his seizure, and it could harm him. Is it contagious? No, it's not contagious at all. We just need to let it run its course and make sure that he's safe. How long will it last? It depends. It could last a few seconds or it could last a few minutes. One thing we can see is if he has a medical alert or some sort of ID bracelet. को होश नहीं रहता। अब होता ये है कि तकरीबन ये अमल सारा कंप्लीट होने में 3 से 5 मिनट लगते हैं। अब मसला ये होता है कि जब ये किसी को भी झटका लगता है, ख़ास तौर पे अगर गैदरिंग में, कहीं शादी ब्याह में या कहीं फोतगी में, ख़ास तौर पे जब कोई इमोशनल या कोई मेंटल स्ट्रेस आती है, चाहे वो कोई शादी है, चाहे वो कोई वैसे एग्ज़ाम है या कोई खौफ है या फिर कोई फोतगी हुई है, तो उस पे जज्बाती तौर पे जो लोग मिर्गी के मरीज़ होते हैं उनको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। बड़ा तकलीफ़ दे वो लम्हा होता है कि जब आपका कोई प्यारा बेटा, भाई, बाप, उसको झटके लग रहे हैं और आप खड़े हैं हाथ पे हाथ रख के कि क्या करें। तो उसका हल ये होता है कि उसको एंगेज करने के लिए एक तरीका ये लोगों ने खुद से निकाला हुआ है कि जी पुराना जूता लाएं। अब जाहिर है पुराना जूता कभी भी फ्रंट पे सामने नहीं रखा होता, ना ही कोई ऐसा गुलदस्ता है कि जिसको सामने सजा के रखा हो। वो कहीं पुराने डब्बों में या बेड के नीचे या कहीं पड़ा हुआ होता है। उसको ढूंढने में और लाने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। हर बंदा इस तलाश में होता है कि जी जल्दी से ढूंढे वो पुराना जूता। अब वो पुराने जूते की डेफिनेशन क्या है, कितना पुराना जूता हो ये भी नहीं पता, बस पुराना जूता हो। तो वो ढूंढ के जब लाते हैं, इतने में 3 से 5 मिनट गुजर जाते हैं और वो सुंघाते हैं और एक तसल्ली होती है कि अब सुंघा दिया ना, अब ठीक हो जाएगा। तो उसके साथ ही वो 5 मिनट पूरे होते हैं, वो झटके रुक जाते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि बहुत से लोग उस दौरान गलती ये करते हैं, एक तो जूते का कोई उसमें रोल नहीं होता,
वो 3 से 5 मिनट लगते हैं, खुद ही रुक जाता है। एक ख़तरनाक कंडीशन होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस कि जिसके अंदर मुसलसल झटके लगते हैं और वो नहीं रुकते। उसके लिए अस्पताल जाना ज़रूरी होता है और अस्पताल में भी उसमें बड़ा अग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए होती है, तब जाके रुकते हैं। तो वरना जितने मोस्टली झटके हैं वो 3 से 5 मिनट में खुद ही ठीक हो जाते हैं। करना ये होता है, कभी भी आपने मुंह के अंदर, मरीज़ के मुंह के अंदर उंगली, चम्मच या कोई चीज़ नहीं डालनी होती। अगर इवन आप उंगली डालेंगे, वो इतने ज़ोर से पावरफुली क्लेंच करता है अपने दांतों को कि वो आपकी उंगली कट भी सकती है। और इवन आप अगर चम्मच डालेंगे तो दांत टूट जाएंगे। तो कभी भी कुछ भी, ना तो पानी पिलाना होता है, कोई प्यास नहीं लगी होती, ना ही कोई जिस्म को उस वक्त पानी की ज़रूरत होती है, एक ज़हनी तसल्ली के लिए कि जी पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, ये अमल नहीं करना होता। ये ख़तरनाक साबित होता है जब आप पानी मुंह में डालते हैं, वो सांस वाली नाली में चला जाता है, क्योंकि मरीज़ तो बेहोश है। तो उस बेहोशी की हालत में जब वो पिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो खुराक वाली नाली में जाएगा, वो सांस वाली नाली में चला जाएगा। और सांस वाली नाली में अगर पानी एक दफ़ा चला जाए तो वो नमूनिया करता है, वो बाहर नहीं निकलता और वो शदीद किस्म का ख़तरनाक, और इवन उससे डेथ भी हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप बाएं करवट पे मरीज़ को लिटाएं, जैसे कि ये तस्वीर में भी दिखाया गया है। तो इस तरह लिटाने से ये होता है कि मरीज़ को एक तो एयरवे जो होता है वो मेंटेन रहता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर उल्टी या कुछ खाना खाया हुआ और वो उल्टी आती भी है तो सांस वाली नाली में जाने के चांसेस कम होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी कि इसके पीछे एक्चुअल में बैकग्राउंड क्या है, कि क्यों पुराना जूता सुंघाने से झटके रुक जाते हैं और उसमें कितनी हकीकत है और वो कौन सी गलतियां जो हम करते हैं। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाइड्रोसेफलस के मुतालिक। हाइड्रोसेफलस बेसिकली क्या है कि दिमाग के अंदर कुछ एक वेंट्रिकल्स होते हैं जिनके अंदर पानी पैदा होता है। वो पानी जिसे हम CSF कहते हैं, वो दिमाग को हल्का फुल्का रखने, उसको काम करने और उसको ट्रॉमा से बचाने के लिए होता है। तो उसकी ज़्यादा जब ज़्यादा पैदा होता है, या उसके जो सिस्टम है वेंट्रिकल्स का, उसका एक पूरा ड्रेनेज पंप है, उसकी डक्ट है, तो वो मूव करता है, पूरा सर्कुलेट करता है। जब भी दिमाग में पानी ज़्यादा पैदा होता है या उसके ड्रेनेज में रुकावट होती है तो ये पानी जमा हो जाता है। और बच्चे का क्योंकि हड्डियाँ अभी तक वो सूचर्स जुड़े नहीं होते, तो सर बड़ा होता जाता है, और बड़ा इतना होता जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म धड़ छोटा रह जाता है और सर इतना बड़ा हो जाता है। तो वो आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, और आए दिन हमें ये बच्चे देखने पड़ते हैं। फिर उसमें हमारे न्यूरोसर्जन्स क्या करते हैं कि यहाँ से वो एक पंप डालते हैं, पाइप सा होता है, जिसको स्किन से नीचे गुजारते हुए पेट में डाल देते हैं। वो जो पानी ज़्यादा पैदा होता है वो फिर दिमाग का जिल्द के नीचे से आते आते वो पेट के अंदर ड्रेन हो जाता है। लेकिन अगर इसमें आप बच्चा पैदा हुआ है और बच्चा पैदा होने के साथ ही आपको पता नहीं चला, ख़ास तौर पे अगर बच्चे की कमर के ऊपर कोई फोड़ा सा था या एक गदूद सी बनी हुई थी, या उस जगह पे ये आप पीछे फ़ोटो में देख सकते हैं कि कमर के ऊपर अगर आप बाल निकले हुए हैं, या बच्चे का सर दिन ब दिन बड़ा हो रहा है और तेज़ी से बड़ा हो रहा है, तो फिर और बच्चे के पाँव अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं या टेढ़े हो रहे हैं या उसकी ताकत कहीं साइड पे कम है, तो कोशिश करें कि इन टाइम आप अस्पताल चेकअप करवाएं। और ख़ास तौर पे इस मर्ज़ के माहिर न्यूरोसर्जन्स होते हैं, उनको दिखाएं, क्योंकि इसका फ़ायदा यह है कि जो बच्चे के पाँव मुड़ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी की तरफ आएंगे और पूरी ज़िंदगी के लिए वो माजूर हो जाएगा। अगर हम इन टाइम इस दिमाग के पानी को कम कर लेते हैं या उसका शंट कर देते हैं, या और शंट के अलावा एक एंडोस्कोपिक भी प्रोसीजर होता है, अगर वो कर लेते हैं तो फिर इससे जान छूट जाती है और बच्चे को माजूरी से बचा सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा माजूरी अगर डिवेल्प हो जाए तो फिर उसको हम वापस नहीं कर सकते, जो हम बदकिस्मती से हमारे लिए भी एक तकलीफ़ देह अमल है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो फोलिक एसिड इसका इस्तेमाल करें, डेफिशिएंसी होने ही ना दें, प्रेगनेंसी को प्लान करें। आप शादी के लिए 2 माह पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी सेहत और प्रेगनेंसी के लिए कोई तैयारी नहीं होती। आप कहीं जाना है तो पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, कहीं सफ़र पे जाना है तो तैयारी करते हैं, घर बनाना है तो तैयारी करते हैं, लेकिन एक अगली नस्ल की आप बुनियाद रख रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई तैयारी नहीं होती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई महंगा नहीं है, 50 से 60 रुपए की टैबलेट होती हैं, रोज़ाना इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करें। अपना एक दफ़ा चेकअप ज़रूर करवाएं और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। तो उसमें बाद में भी तो आपने तकलीफ़ को बर्दाश्त भी करना है और चेकअप भी करवाना है।
तो बेहतर है कि पहले करवाएं जिसकी हिफाजत भी हो और फ़ायदा भी हो और इन टाइम उसको कवर किया जा सके। तो वो अगर हाइड्रोसेफलस इन केस अल्लाह माफ़ी दे किसी के घर भी ना हो, लेकिन अगर हो जाए पैदा, तो फिर उसका फ़ौरन अपने डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवाएं। उससे ये होगा कि अगर माजूरी की तरफ जा रहे हैं तो उसका इन टाइम ऑपरेशन हो और ऑपरेशन के बाद फ़ौरन उसके ये मसाइल हल हो सकें, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो बढ़ता जाएगा और आहिस्ता 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 ये दिमाग में सिर्फ पानी रह जाता है और ये हड्डी जो खोपड़ी है वो तो सख्त हो जाती है और फिक्स होती है। दिमाग पानी ज़्यादा हुआ और दिमाग बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने की वजह से उसके फंक्शंस कम हो जाते हैं। फिर इन बच्चों का IQ कम होता है, बात समझने में, पढ़ने में। वो जो मुस्तकबिल का सहारा बनने के लिए हम सोचते हैं वो हम खुद वो माजूरी की तरफ चले जाते हैं और कोई भी वालिदैन ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसका बच्चा माजूर हो। तो कोशिश करें कि एक छोटी सी तब्दीली है, एक छोटी सी काविश है, इसको अगर आप करते हैं और इसका ख्याल रखते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा हो कि जो नसीहत को लेना चाहे और उस पर अमल ना करे। ये एक टैबलेट है, अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसको शुरू करें और अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इसको इन टाइम लें, ताकि ये है कि ऐसे बच्चों को और उन बच्चों के साथ भी जुल्म ना हो कि आप अच्छा खासा बच्चा आपके नसीब में है लेकिन आप उसको माजूर कर देते हैं और माजूर पैदा करते हैं अपनी इन छोटी गफलतों की वजह से। तो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल करें, तो उम्मीद है कि किसी न किसी की ज़रूर जान बचेगी या फ़ायदा होगा। और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहुत से अफराद जिनको फालिज का मर्ज़ होता है, चाहे वो इस्कीमिक स्ट्रोक हो या हेमरेजिक स्ट्रोक हो, यानी दिमाग की रगें अगर सिकुड़ जाएँ या उस दिमाग के अंदर खून निकले तो उसके बाद फालिज का अटैक होता है। और वो फालिज का अटैक आम तौर पर लोग कहते हैं कि दाएँ तरफ कमज़ोरी हो गई है या बाएँ तरफ कमज़ोरी हो गई है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो बाजू है और उस साइड की, चाहे वो दाएँ हो या बाएँ, उस साइड का बाजू और टांग हरकत करना ख़त्म कर देती है। यही अमल अगर चोट लगने के बाद भी होता है, यानी कि दिमाग अगर जो दाएं तरफ, ये मेरा दायां हाथ और दाएं टांग है, इसको कंट्रोल मेरा बायां दिमाग वाला हिस्सा कर रहा होता है, और जो बायां हाथ और बाएं टांग है वो दाएं तरफ वाला हिस्सा जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी तरह अगर चोट लगी हुई होती है, चाहे एक्सीडेंट हो या छत से गिरे हो या दिमाग पे किसी सूरत में भी किसी तरह से भी चोट हो, तो उसके मुतबादल जो हिस्सा जो उस हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है जिस्म का, वो काम करना छोड़ जाता है। वो तकरीबन 6 महीने साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नर्व अपने आप को रिपेयर करती हैं या दिमाग का वो हिस्सा खुद को रिपेयर करता है, तो वो फंक्शन वापस आना शुरू हो जाता है। लेकिन मसला ये होता है कि क्योंकि उस दौरान वो 6 महीने या 9 महीने में वो हाथ बिल्कुल ही हरकत नहीं करता और ना ही कोई उसको हरकत देता है, तो उससे क्या होता है कि ऐसे ही समझ लें कि गाड़ी आपने ली और वो गाड़ी आपने खड़ी कर दी कि इसका इंजन ख़राब है, लेकिन उसके टायर, उसके बाकी पुर्जे, हर चीज़ तो वो ठीक थी। लेकिन जब आपको 6 महीने साल बाद ज़रूरत पड़ी और आपने इंजन वगैरह ठीक करवाया, तो तब तक वो सारा टायर और उसकी अपने जितने इंस्ट्रूमेंट, जितनी गरारियाँ, जो जो अंदर था वो जाम हो गया। तो अब आप चलाना चाहें भी तो वो नहीं चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर वो ख़राब भी हो या जो भी हो, तो आपने उसको थोड़ा बहुत हरकत देना होता है, उसको आप रनिंग में रखते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि इसी तरह इंसानी जिस्म भी है, जब इसको हरकत नहीं देते तो वो जो हिस्सा हरकत नहीं करता वो वाले पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, और वो कमज़ोर होने की वजह से जब कभी वो ताकत आती भी है तो तब तक पट्टे सारे या कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं या वो जुड़ चुके होते हैं। तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपने वर्जिशें करवाते रहें, और वो मरीज़ खुद नहीं कर सकता। अगर वो ज़्यादा भी हो तो वो दूसरे हाथ की मदद से वर्जिश करता है, या फिर उसके घर वाले रिश्तेदार करवाते हैं, या फिर फिज़ियोथेरेपी जो पूरा एक डिपार्टमेंट भी है और ये एक शोबा है जिसके अंदर लोग ट्रेंड होते हैं
और वो फिर वर्जिशें करवाते हैं हाथ जोड़ की। और तो इस वीडियो के अंदर भी, इस वीडियो का मकसद भी यही है कि वो अफराद जिनको बाजू या टांग हरकत नहीं कर रही, उसको कैसे वर्जिशें करवानी होती हैं, उसमें हर जोड़ के ऊपर वर्जिश करवानी होती है। इस वीडियो के अंदर जैसा कि दिखाया जा रहा है कि जो साइड कमज़ोर होती है उसको ऊपर रखा जाता है और उस साइड के नीचे तकिए रखे जाते हैं। मकसद ये होता है कि उस जो साइड पे जो टांग या बाजू है वहाँ पे अगर वो हरकत भी क्योंकि नहीं कर रहा होता तो उसमें सोजिश हो जाती है और खून जमा हो जाता है। अगर उसको दिल से 6 इंच ऊपर रखें तो फिर ये सोजिश और जो खून का जमा होना होता है वो भी कम होता है, और मरीज़ को जो अगर थोड़ी बहुत अगर वह एहसास होता है तो जलन वगैरह या सोजिश या दर्द वगैरह कम से कम होती है। इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि इस जो पेशेंट बनाया हुआ है उसको बाएं तरफ कमज़ोरी है, तो उसको यूं ही समझा जाए कि बाएं तरफ उसको फालिज पड़ा हुआ है, तो उसके लिए उनको बाएं साइड ऊपर रखवा रहे हैं। इसमें बाजू के नीचे तकिए भी रख सकते हैं या कंबल फ़ोल्ड करके उसको भी रखा जा सकता है या कपड़ा वगैरह फ़ोल्ड करके। मकसद ये है कि बाजू या टांग वो दिल से 6 इंच ऊपर हो। और ये पाँव के नीचे तकिया या कपड़ा रखने का मकसद ये है कि टांग बिल्कुल सीधी हो, किसी एक तरफ झुकी हुई ना हो, ताकि जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है, इसे न्यूट्रल पोजीशन कहते हैं। अब इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बाजू को 10 दफ़ा ऊपर करना होता है और 10 दफ़ा नीचे करना होता है। अगर मरीज़ को इसमें मदद की ज़रूरत हो तो एक दूसरा आदमी इसको सपोर्ट करके, साथ मदद करके अपनी दूसरे आदमी की मदद से भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। फिर इस बाजू को बाहर की तरफ निकाला जाता है। मकसद ये है कि हर जोड़ की, यानी जो कंधा है उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल हो सकें और वो करवाई जाएं, ताकि वो सारे पट्टे जो हैं जो इस जोड़ के ऊपर काम करते हैं वो वर्जिश में शामिल हों। उसके बाद कोनी वाली जो एल्बो जॉइंट है इसकी वर्जिश करवाई जाती है, जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह अगर इसमें भी मदद की ज़रूरत हो तो दूसरा आदमी या जो साथ है वो उसी तरह से मदद करवा के बाजू की हरकत में। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है कि आप दूसरे हाथ से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हाथ जो कमज़ोर है उसको नीचे रखना है और जो ताकत वाला है, यानी जो बाजू ठीक है, उसको ऊपर रखना है। और फिर कोनी के ऊपर भी, एल्बो जॉइंट के ऊपर भी 10 दफ़ा ऊपर 10 दफ़ा नीचे हरकत करवाई जाती है। फिर जो रिस्ट जॉइंट है उसके ऊपर और साइड बदलवाने के लिए भी 10 दफ़ा दाएं 10 दफ़ा बाएं करवट दिलवाई जाती है। मरीज़ खुद से लेता है, अगर खुद से ना ले सके तो यही अमल उसके साथ वाले या फैमिली में से जो भी साथ हैं वो करवाते हैं। अब उसके बाद टांग की वर्जिश करवाई जाती है और दोनों टांगों की वर्जिश होती है, दोनों बाजुओं की होती है। टांग की अगर खुद से हरकत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर खुद से ना हो तो स्टार्ट में साथ मदद करने वाला, चाहे वो फैमिली में से है या फिजियोथेरेपिस्ट है, वो वर्जिश करवाता है। इसमें भी असूल वही है कि हर जोड़ के ऊपर हरकत करवानी होती है और सारे पट्टों को हरकत में और वर्जिश में शामिल करना होता है। कोशिश यही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ खुद करे, लेकिन यह है कि अगर ना हो तो फिर साथ वाला करवाए, लेकिन ज़ोर आजमाई करना मकसद नहीं होता कि इससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, दर्द हो, चीखें निकल रही हो, ऐसा नहीं करते। लेकिन जो भी टांग उठानी या उसको हरकत करवानी होती है तो बिल्कुल स्ट्रेट करवाना होता है। इसी तरह ये अमल 10 दफ़ा किया जाता है हर जोड़ के ऊपर, और हर वर्जिश, हर हरकत को 10 दफ़ा रिपीट करना होता है।
फिर टांगों को जोड़ने के बाद जो हिप है, इसको कूल्हे की हड्डी को और इस जोड़ को, हिप जॉइंट को मोबिलाइज़ किया जाता है और उसमें इस तरह से जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वो ऊपर नीचे किया जाता है। अगर मरीज़ खुद से ना कर सके तो फिर उसकी टांग के ऊपर दूसरा फैमिली में से मेंबर जो है वो बैठ जाते हैं और मरीज़ फिर खुद से उठाता है, और अगर फिर भी ना उठा सके तो फिर फैमिली मेंबर सपोर्ट करके तो ऊपर नीचे करते हैं। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो मरीज़ को बिठाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि मरीज़ की सूरत-ए-हाल कैसी है। अगर तो बिल्कुल गनूदगी बेहोशी में है तो फिर तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर मरीज़ इतना है कि अब खाना पीना ले रहा है, चाहे वो नाली से ही है लेकिन बात समझ रहा है, अगर उसे कहीं ज़ुबान दिखाएं तो वो दिखाता है, तो फिर ये वाली वर्जिशें करवाई जा सकती हैं। ये रॉड से भी की जा सकती हैं, ये किसी पाइप से भी की जा सकती हैं। कोई भी चीज़ जो बराबर दोनों हाथों को सपोर्ट करके ऊपर उठा सके और थोड़ी सी वर्जिश वज़न उठाने वाली ये हरकत हो सके। इस तरह बिठाने से ना सिर्फ बाजू और वर्जिश होती है बल्कि छाती में जो रेशा होता है वो भी निकलता है और इससे मरीज़ काफ़ी जल्द बेहतरी की तरफ आता है। कोशिश तो यही हो कि मरीज़ खुद से करे, लेकिन अगर मरीज़ खुद नहीं कर पा रहा तो फिर दूसरे बंदे का ज़िम्मेदारी होती है कि वो करवाता है। ये एंटी ग्रेविटी मसल जो आगे चलने पे और वज़न उठाने में मददगार साबित होते हैं, उनकी वर्जिशें होती हैं। ये पाँव की भी वर्जिश इसी तरह से होती है, जैसे गाड़ी को रेस दी जाती है, इसको अप एंड डाउन 10 दफ़ा करना होता है। शुरू में थोड़ी बहुत हरकत होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा मददगार हेल्प करता है तो उससे वर्जिश करवानी होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ खुद से ज़ोर लगाता है और आप आगे हाथ या कोई भी रस्सी वगैरह या बेड का कोना जो है उसके साथ ज़ोर दबाने की कोशिश करता है, उससे ज़्यादा पट्टे मजबूत होते हैं। अच्छा, जब मरीज़ इस काबिल हो जाए कि अब वो बैठ सकता है, अपने वज़न पे बैठ सकता है और चलने की कोशिश करता है, तो एकदम से नहीं चलाते। एकदम से चलाने से ये होता है कि मरीज़ हो सकता है बेहोश हो जाए और गिरे और वो एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो भी अमल करना है वो स्टेप बाय स्टेप करना है। एक दिन में ये होने वाला नहीं है कि आप 2-3 दिन के अंदर वर्जिशें करवाएं और चौथे दिन खड़ा कर लें, ऐसा नहीं होता। तो उसमें आपने मरीज़ को पहले तरीके से बिठाना है, खड़ा करना है, फिर उसको वापस बिठा देना है, फिर खड़ा करना है, फिर वापस बिठा देना है, फिर किसी तरीके से सपोर्ट देनी है या कुर्सी वगैरह रख के एक कदम आगे बढ़ाना है और फिर पीछे, फिर एक कदम बढ़ाना है, फिर पीछे। आहिस्ता आहिस्ता एकदम से चलाना नहीं शुरू करना। जब मरीज़ खुद इस काबिल हो और कहे कि अब मैं चल सकता हूँ तो फिर ये अमल चलने वाला, वो भी सहारे के साथ करना है। और यही अमल ये तकरीबन हर 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद दिन में वो करना होता है। और इसके साथ आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है और जिस्म को, क्योंकि बहुत सी जगह जिल्द जो है इसके ऊपर खुश्की आ जाती है, तो इसको आप लोशन लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, हल्का फुल्का आप मसाज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करते रहें तो इससे काफ़ी ज़्यादा ताकत आती है। एक अमल जो बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि ये मरीज़ जिनको फालज का अटैक होता है वो खुराक पूरी तरह से नहीं ले पाते। आम बंदा अगर जैसे ही कोई थोड़ा सा भी कोई पानी का एक कतरा या कोई खुराक का ज़रा वो सांस वाली नाली में जाने लगता है तो फ़ौरन उसको एक उबाक सा आता है और वो उबकाई सी होती है और वो कह कर देता है। लेकिन इस ऐसे मरीज़ जो होते हैं इनको, क्योंकि वो सारा सिस्टम काम नहीं कर रहा होता तो पता नहीं चलता और वो सांस वाली नाली में चला जाता है और सांस वाली नाली में जाने की वजह से नमूनिया हो जाता है और वो जानलेवा होता है। तो इसके लिए प्रॉपर या तो नाक वाली नाली डाली जाती है, वो खुराक वाली नाली होती है और वो मैदे में जाती है और उसकी मदद से आप खुराक देते हैं। और वो खुराक देने के लिए ज़रूरी होता है कि आप प्रॉपर उसको चेक करके दें और तकरीबन देने के बाद आधे घंटे तक आप उसको बिठाए रखें मरीज़ को,
अगर मरीज़ फ़ौरन लेट जाता है तो वो वापस आता है, जैसे अगर आम बंदा भी एक खा के सो जाए तो सीने में जलन और खट्टे ढिकार आने शुरू हो जाते हैं और गैस बन जाती है, और उसकी वजह से वो जब उठता भी है तो अजीब सा मुंह में टेस्ट होता है, और उसकी वजह से वो अगर इस तरह का मरीज़ हो जैसे फालज का होता है तो इन अफराद को क्या होता है कि सारी छाती और नमूनिया हो जाता है, और यही ही एक वजह होती है जो जानलेवा होती है। बाकी तो चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो हमारे यहाँ है वो नमूनिया, एस्पिरेशन नमूनिया होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं तो काफ़ी हद तक इनके मसाइल, और 6 महीने साल के बाद बहुत से ऐसे अफराद हैं जो अपने काम पे, अपनी ज़िंदगी में अपने खुदकार हो जाते हैं, यानी कि उनको किसी की मोहताजी या किसी की मदद की ज़रूरत नहीं रहती। अलबत्ता थोड़ी बहुत कमज़ोरी होती है, लेकिन काफ़ी हद तक रिकवर भी कर जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर करें, और इससे मरीज़ को भी फ़ायदा होता है और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, और इस वीडियो को प्रॉपर देख के आप वर्जिशें ज़रूर करवाएँ। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।